आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 है वो डिस्कस करने वाले हैं जूनियर हाई स्कूल एग्जाम के लिए। और ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र के लिए मॉक टेस्ट है जिसमें आपके 50 प्रश्न है वो आने वाले हैं, जो सभी के लिए करना कंपलसरी है, चाहे उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो इस मॉक टेस्ट में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आप इस सीरीज को फॉलो जरूर करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी थे। तो 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी हैं वो हैं शिंजो अबे, जो जापान के प्रधानमंत्री हैं। उनको ये पुरस्कार है वो दिया गया था 2021 में पद्म विभूषण का। कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2021 में, तो उनमें से एक जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे भी थे। और ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण। पहला कौन सा है तो वो भारत रत्न है। नेक्स्ट है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2021 के 16वें संस्करण के अनुसार सर्वाधिक आपदा जनक मौसम की घटनाओं के कारण सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो देखिए, सर्वाधिक आपदा जनक मौसमी घटनाओं के कारण जो प्रभावित देश हैं उनमें भारत की रैंकिंग है वो है 7वीं। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो CRI का रैंकिंग का ये 16वां संस्करण था जिसमें भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसे जर्मनी का एक थिंक टैंक है जर्मन वॉच, वो इसको जारी करता है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की हाल ही में मंजूरी प्रदान है वो की गई है। तो ऐसा ये कौन सा राज्य है जिसमें हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायती राज है वो स्टार्ट किया गया। देखिए, आप इसको बहुत ही कॉमन सेंस से भी सही कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर हाल ही में भारत में विशेष राज्य का दर्जा है वो खत्म किया गया है। तो जो अन्य राज्यों में चीजें लागू हैं वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो रही है, इसीलिए ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन है कहाँ पर किया जाएगा। 4 का राइट आंसर है। वैसे अब ये किया जा चुका है, ये पुराना मॉक टेस्ट है, तो ये लंदन में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लंदन। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री हैं वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री संस्कृत नैरेटिव्स ऑफ मुस्लिम पास्ट। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी, द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री संस्कृत नैरेटिव्स ऑफ मुस्लिम पास्ट। तो पुस्तक ये लिखी है, 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑड्रे टुस्के ने। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये इस टाइप के सवालों पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग है वो नहीं लगाना है। कोई एक बुक पूछी जरूर जाएगी, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगी वो आप कर लेंगे। बाकी अगर एग्जामिनर ने ये सोच लिया कि आप किसी को करने ही नहीं देना, तो ऐसी बुक पूछेगा कि कोई नहीं कर पाएगा। तो इस सवाल पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा आप बहुत सारे सवाल हैं उन पे लगाएं तो वो सही होने के चांस हैं। ऐसी बुक जो कहीं से भी उठा के पूछ ली जाए उसके चांस नहीं होते सही होने के। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र का शीर्षक क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यह है विजन 2035। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की है। इस सूची में शामिल किए गए भारतीय हैं। तो इस सूची में शामिल जो भारतीय हैं वो कौन कौन है, तो इसमें है सभी शामिल हैं। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। अब इनके नाम एक बार देख लेते हैं। सभी ये शामिल हैं, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शॉ और रेणुका जगतियानी। तो ये सभी लोग हैं, ये शामिल हैं। और 4 भारतीय महिलाओं के नाम इस 100 लोगों में शामिल हैं। और वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उनको इस सूची में 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। और जो HCL एंटरप्राइजेस की CEO रोशनी नदार मल्होत्रा है उनको 55वां स्थान है वो प्राप्त हुआ है। बाइकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शो है उनको 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। और लैंडमार्क समूह की अध्यक्षा है रेणुका जगतियानी, इनको 98वां स्थान है वो प्राप्त हुआ है।
तो इस तरह ये सभी सही थे। तो नेक्स्ट है आरबीआई के चालू वित्त वर्ष 2020-21 की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक हाल ही में संपन्न हुई। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चालू वित्त वर्ष में 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक हुई हाल ही में, तो इनमें जो शामिल नहीं है, सही शामिल नहीं है, वो है ऑप्शन बी। रेपो दर इसमें दिया है 4.5%, तो यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। रिवर्स रेपो दर 3.35% है, रेपो दर इसमें है ये गलत दी है, तो 20 में राइट आंसर है। और इसमें वैसे मिलान के लिए देखें तो CRR है वो 3% है, बैंक दर है 4.25% है। तो इस तरह ये सभी सही है। जो रेपो दर है वो कितनी है फिर, तो रेपो दर है वो 4% है। रेपो दर यहाँ अगर 4 होता तो ये सही होता, 4.5% दिया इसलिए ये सही नहीं है। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन की SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। तो SCO के संगठन के जो शासनाध्यक्ष थे उनके 19वीं बैठक की अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई है M वेंकैया नायडू के द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके लिए हो सकता है और ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल एग्जाम में ये सवाल इंपोर्टेंट आपके लिए बनेगा। और तुर्कमेनिस्तान को मेजबान भारत की विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। तो तुर्कमेनिस्तान को इसमें आमंत्रित किया था मेजबान अतिथि के तौर पर। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागिर को जल वितरित किया गया। श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने तैयार किया है, तो ये तैयार किया है भाई ऑप्शन, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस के द्वारा। तो ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी के अंतर्गत वागिर, वाक्सी और ये व नाम से है 3-4 पनडुब्बियां हैं आपकी, और ये तैयार की गई हैं फ्रांसीसी कंपनी DCNS के द्वारा। इसका डिजाइन है वो तैयार किया गया है और इनका निर्माण भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया जा रहा है। तो वागीर, वाक्सीर ये कुछ नाम है इनके। नेक्स्ट है उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्ध की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण है वो प्राप्त किया था। तो ये परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया, कुशीनगर में, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कुशीनगर में ये किया है। कुशीनगर में हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो भी स्टार्ट किया है और ये जैन और बौद्ध दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये सवाल भी बनता है कि ऐसा कौन सा स्थान है जो जैन और बौद्ध धर्म दोनों के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो कुशीनगर है और यहाँ पर महापरिनिर्वाण है बौद्ध ने वो प्राप्त किया था। और 483 ईसा पूर्व में यहाँ पर डेथ हुई थी महात्मा बौद्ध की और उनकी जब एज थी 80 वर्ष। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन था तोमर वंश का, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये भारत आया था और ये मोरक्को यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है मोरक्को, जो मोरक्को अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किस पार्ट में है, तो उत्तरी भाग में, ये उत्तरी पश्चिमी पार्ट में ये अफ्रीका में पड़ता है और इसी देश का ये निवासी था। और इसका मूल नाम क्या था इब्न बतूता का, तो वो था शेख फतह अबू अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता, ये इसके मूल नाम थे। और इसको दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था 1342 में, ये भी ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, तो इब्न बतूता को किया था और इसको ही अपना राजदूत बनाकर चीन भी भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसने अपना यात्रा वृत्तांत है वो रेहला नामक पुस्तक में लिपिबद्ध है वो किया है। तो इस तरह इसके बारे में अन्य जानकारियां थी। नेक्स्ट है बीजक पुस्तक के लेखक हैं, वेरी इजी सवाल है, तो बीजक पुस्तक के लेखक कौन है, कबीरदास है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सूरदास की रचनाएं कुछ फेमस बता देती हूँ, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। और विद्यापति की कुछ प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा, ये है
कुछ रचनाएं विद्यापति की हैं और रचनाएं केशव दास की बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको जरूर आप देख लेना, जरूर वहां से सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, केशव दास की रचनाएं। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। और ये पहला मॉन्यूमेंट है सल्तनत या मुगलों का जिसमें संगमरमर का प्रयोग है वो किया गया है। और यहाँ से ये सवाल भी बनता है कि कौन सा मॉन्यूमेंट है जिसमें संगमरमर का प्रयोग है वो सबसे पहली बार हुआ है मुगलों में, खासकर तो वो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध अलाई दरवाजा है वही है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एतमादौला में जो पित्रादूरा है वो पहली बार यूज होता है, संगमरमर वहां भी यूज होता है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है कि एतमादौला में संगमरमर का पहली बार यूज हुआ था, ऐसा नहीं है। संगमरमर यहाँ पे यूज हुआ था, लेकिन पित्रादूरा टेक्निक है जो स्थापत्य में सजावट के लिए संगमरमर के अंदर में हीरे जवाहरातों को लगाने के लिए, कीमती पत्थरों को लगाने के लिए, इसको पित्रादूरा बोलते हैं, वो पहली बार एतमादौला के मकबरे में यूज हुआ था। और वैसे संगमरमर पहली बार कहाँ पर यूज हुई थी? तो पहली बार संगमरमर है थोड़ी बहुत, ये अमरावती स्तूप था उसमें भी यूज हुई थी। तो भारत में पहली बार बिल्कुल अलाई दरवाजा में नहीं है, मुगलों के मॉन्यूमेंट में अलाई दरवाजा पहला आएगा, लेकिन वैसे भारत में पहले हो चुका था इसका प्रयोग। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के बाद की नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। 16 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अवध। देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद संधि करवाने के लिए 1765 में रॉबर्ट क्लाइव है वो भारत आता है दूसरे कार्यकाल के लिए। स्पेशली उसको संधि या जो साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य है, उस संस्थापक माना जाता है, तो उसको मजबूत करने के लिए फिर से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है। तो 1765 में वो संधि करता है इलाहाबाद की संधियां। इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं इसमें, एक अवध के नवाब से होती है और दूसरी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से होती है। तो ये जो नवाब था कड़ा और जो इलाहाबाद का मुगल सम्राट को सौंप दिए थे कुछ क्षेत्र, तो ये पहले अवध के अंतर्गत आते थे। तो इसमें जो संधि है पहले की गई थी शाह आलम द्वितीय से, उससे वादा कर दिया गया था तुमको इलाहाबाद और कड़ा का स्थान है वो दे दिया जाएगा। फिर दूसरे दिन संधि होती है अवध के नवाब से, तो उससे फिर इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र है वो ले लिया जाता है और मुगल सम्राट को दे दिया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल है वो दिया है। हंटर आयोग है ये शिक्षा से संबंधित है, तो स्पेशली ये प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित था। 1882 में ये ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर शिक्षा कमीशन की नियुक्ति है वो की गई थी और प्राथमिक क्षेत्र में शिक्षा के विकास के परीक्षण के लिए इसका गठन है वो किया गया था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या शुरू किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना। इन्होंने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था जहां पर भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था और वहां से आने के बाद 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी इस पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, ये सब सेकंड गोलमेज सम्मेलन था उसमें इन्होंने भाग लिया था। अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति से थे इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन है ये 1932 में हुआ था और जो प्रथम है वो 1930 में हुआ, द्वितीय है वो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है, उपनयन समारोह से तात्पर्य क्या है? तो उपनयन संस्कार है ये होता है 20 का राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो भारत में जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है वो आता है 2.4%, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। और भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। तो भौगोलिक इतिहास के अनुसार इनमें से प्राचीनतम पर्वत है वो हो जाएगा आपका 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरावली। देखिए अरावली पर्वत है ये आपके ओल्ड फोल्ड में आता है यानी पुराने वलित पर्वत में आता है। वलित पर्वत आपके 2 तरह के होते हैं, ओल्ड फोल्ड और न्यू फोल्ड। तो ओल्ड फोल्ड में अरावली है, यूराल है, अपलेशियन है, ये 3 पर्वत है दुनिया के ये आते हैं। और न्यू फोल्ड में आपका रॉकी, एंडीज और हिमालय आते हैं।
तो अरावली इनमें सर्वाधिक पुराना है भौगोलिक रूप से, और जो सबसे पुराने वलित पर्वत हैं इनको अपशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। इनमें मुख्यतः मेटालिक मिनरल है वो मिलते हैं, न कि फॉसिल्स फ्यूल्स इनमें नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को बोला जाता है? तो भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है दामोदर नदी बेसिन को। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कोई कोई क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी का लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये होती है फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लाल मिट्टी के लिए फेरस ऑक्साइड है वो जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं और पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? 25 में राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जीविका कृषि यानी निर्वहन कृषि इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस तटवर्ती शहर को सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है वो अवस्थित है? 26 में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी मुंबई। नेक्स्ट है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि इसमें अस्थायी और स्थायी नहीं पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। क्योंकि 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी 1946 में उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और 11 दिसंबर को जो बैठक होती है फिर उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थायी तौर पर की थी। तो सवाल के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र राज्य जहां पर सामान्य सिविल कोड है वो लागू है तो वो गोवा है। गोवा में ये सामान्य सिविल कोड है वो लागू है। वैसे सामान्य सिविल कोड की बात है वो डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में की गई है, भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 40 में, सॉरी आर्टिकल 44 में, ध्यान देना आर्टिकल 44 में सिविल कोड की बात है वो की गई है डीपीएसपी में। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये है 30 वर्ष, और ये संविधान के आर्टिकल 84 में राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता का उल्लेख है वो किया गया है, यानी वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु वो 30 वर्ष पूरी कर चुका हो और अन्य योग्यता जो संसद द्वारा निर्धारित हो। तो इस तरह आर्टिकल 84 में सबका उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन से थे? तो वो राजस्थान आंध्र प्रदेश थे। 1959 में यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, त्रिस्तरीय व्यवस्था की, लेकिन सभी राज्यों में भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं है, कुछ राज्यों में 4 स्तरीय और कुछ में 2 स्तरीय भी है। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है निर्वाचन आयुक्त का, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक ये अपने पद पर रहते हैं। और संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है वो किया गया है। यहाँ पे पूछा है, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता? तो यहाँ पे सामान्यतः पूछा है, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष क्षेत्रों में दिया भी जा सकता है लेकिन सामान्यतः नहीं दिया जाता, तो नाबार्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? तो एक्साइज शुल्क है, ड्यूटी है, उससे प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी? यहाँ पे पूछा नहीं की गई थी, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये नहीं की गई थी, ये 25 जून को शुरू की गई थी 2015 में। बाकी ये सब है 9 मई को शुरू की गई है 2015 में ही, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना है ये 25 जून को शुरू की गई है 2015 में ही। नेक्स्ट है, हमारे राज्य की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 को किस वर्ष के रूप में घोषित कर रखा है? तो ये किसान वर्ष के रूप में कर रखा है। नेक्स्ट है, भूकंप की निम्न में से कौन सी तरंगें सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं? तो ये होती हैं 37 में राइट आंसर हो जाएगा सतही तरंगे। सतही तरंगे हैं ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। नेक्स्ट है, पारतंत्र के मूल घटक 2 तो वो हैं जीवी और अजीवी यानी बायोटिक के बायोटिक। नेक्स्ट है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्न में से किस कारण से हैं? तो इसमें आबादी बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट है, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहाँ छत पर बरसात के पानी के
संग्रह ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पास्कल इकाई है, तो पास्कल इकाई है दाब की, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ओमीटर का किया जाता है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, हमारा शरीर पीएच के भीतर काम करता है, तो शरीर का पीएच है वो 7 से 7.8 के बीच होना चाहिए, और सी के बीच काम करता है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइड होता है, बहुत इजी सवाल है। नेक्स्ट है, कौन से जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? 45 में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? तो एनीमिया होता है आयरन की कमी से, आयरन की कमी की वजह से एनीमिया है वो हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि पहेली का समाधान से संबंधित है तो निबंध किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये लिखने से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, लिखना। और यहाँ पर कूट से संबंधित सवाल है। रमेश को इसमें इस रूप में लिखा जाता है, मिताली को इस रूप में, तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा? देखिए इसमें सीरीज बन रही है कि आर में +2 करेंगे तो टी हो रहा है, बाकी में आप +1 करना है, लास्ट वाले में एच में आप +2 कीजिए तो जी जे हो रहा है। उसी प्रकार इसमें भी करना है आपको, तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है तो कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो ये होगा शनिवार, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन कारण से संबंधित सवाल है, तो इसमें कथन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन ₹10 का अर्थदंड देता है। तो निष्कर्ष इससे क्या निकलता है? निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष यहाँ पर 2 दिए हैं। महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा, सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। तो देखिए निष्कर्ष यहाँ पर ऑप्शन डी निकलेगा, कोई भी निष्कर्ष इसमें सही नहीं है कथन के अकॉर्डिंग, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि आंसर आपको केवल कथन के अकॉर्डिंग देना है, इसमें एक्स्ट्रा अपना बाहर से दिमाग नहीं लगाना होता है। कथन के अकॉर्डिंग आपको आंसर है वो देना होता है, चाहे व्यवहारिक रूप से बात वो बिल्कुल गलत हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपका आंसर है वो होना चाहिए। तो चलिए मॉक टेस्ट आपका जीएस का हो गया है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपको कल मिल जाएगा जीएस का। अभी आपके लिए एसएसटी का टेस्ट है वो आ जाएगा आपके लिए आज ही, तो आप उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो से लाभ हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। सीरीज पूरा वीडियो डालने के लिए डेली अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और मोटिवेशन, वो हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है, इसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।